मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मूंट सर में। विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार वो है वो कब पूर्ण प्रतियोगी होता है, जिसमें हमने श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा को देखा, जिसमें श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता जिस बाजार में मौजूद होते हैं और जितने भी विक्रेता होते हैं उन सब की वस्तुएं हैं वो समरूप प्रवृत्ति की होती हैं, तो ऐसी स्थिति में बाजार है वो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, इसके साथ हमने जाना कि जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म है, उसका संतुलन कैसे निर्धारित होता है, जिसके लिए हमने उद्योग का संतुलन जाना और ये भी देखा कि उद्योग के अंदर किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होने के फलस्वरूप वह कीमत प्रत्येक फर्म को माननी अनिवार्य होती है, अर्थात यहाँ पे फर्में हैं वो कीमत ग्राही होती है, केवल और केवल कीमत को ग्रहण करने वाली होती है। इसी कारण प्रत्येक फर्म का जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है उसका मांग वक्र है वो पूर्णतया लोचदार होता है, जो कि बताता है कि कोई फर्म किसी निश्चित कीमत पर जो कि उद्योग द्वारा निर्धारित कर दी जाती है उस कीमत पर वो फर्म स्वतंत्र है उत्पादन करने के लिए, वो कितना भी कम उत्पादन कर सकती है और कितना ही अधिक उत्पादन भी वो कर सकती है। साथ ही हमने जाना कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म है उसके लिए कुल आगम कितना होता है, किस प्रकार से हम उसकी गणना करते हैं, औसत आगम की गणना किस प्रकार से करते हैं और सीमांत आगम की गणना किस प्रकार से करते हैं, और साथ ही हमने देखा कि इसके लिए जो AR और MR वक्र हैं वो कैसे होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, आदि चीजें हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के अंदर विद्यार्थियों जान ली है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं क्या हैं, जिसके तहत एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार है वो है काम करता है। तो विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं की यदि हम चर्चा करें तो विशेषताओं में नंबर 1 आती है क्रेता व विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, समरूप वस्तुएं यहाँ पे पाई जाती हैं, प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति होती है, फर्म कीमत ग्राही होती है यानी केवल कीमत ग्रहण करने वाली होती है, और यहाँ पे गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। विद्यार्थियों, अब हम इन समस्त जो विशेषताएं यहाँ पर हैं इन विशेषताओं को बखूबी समझें कि ये विशेषताएं कहती क्या हैं और इस अवस्था के अंदर पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार होता है वो कैसे काम करता है। पहली है विद्यार्थियों क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होना। कल भी हमने इस की बात कर ली थी जब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की हमने परिभाषा की बात की थी कि इस बाजार की एक खास विशेषता ये है कि यहां पे असंख्य फर्में पाई जाती हैं। जितनी भी फर्में हैं वो सारी की सारी एक जैसी वस्तु का, जैसे कि समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली होती हैं और वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, या यूं कहें कि यदि इनकी गणना की जाए तो गणना करना संभव नहीं होता। जैसे मैं आपको एक सामान्य सा एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। वैसे विद्यार्थियों, व्यवहारतः कहीं भी पूर्ण प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलती है, फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो कृषि क्षेत्र का है कि कृषि के अंदर गेहूं पैदा कर रहा किसान है वो एक किसान एक फर्म, एक किसान बराबर एक फर्म हमने माना है कि एक किसान है वो एक फर्म के बराबर काम करता है। अब विद्यार्थियों, यदि हम बात करें किसान की कि गेहूं पैदा करता है, तो यदि देश के अंदर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि कितने किसान गेहूं पैदा करते हैं
तो संभवतः अपने सामने एक कठिन कार्य है, अर्थात इस बाजार के अंदर विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या है वो सर्वाधिक होती है या अत्यधिक होती है, जिसका एग्जाम्पल स्वरूप हमने लिया कृषि क्षेत्र के अंदर गेहूं का उत्पादन। दूसरी इसकी खास विशेषता है कि वस्तुएं हैं वो समरूप प्रवृत्ति के पाई है। अब किसी भी किसान के द्वारा पैदा किया गया गेहूं है वो समरूपी है। अब कोई भी विक्रेता किसी भी क्रेता को वस्तु बेच सकता है, कोई भी क्रेता है वो किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि उसके द्वारा खरीदी या बेची गई वस्तु के अंदर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, ऐसा हमने माना है। तो नंबर 2 बात हो गई कि क्रेताओं की संख्या अधिक है, विक्रेताओं की संख्या भी अधिक है और वस्तुएं हैं वो समरूप यहां पर पैदा की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार से रंग रूप आकार प्रकार पैकिंग किसी भी प्रकार का इसके अंदर अंतर नहीं होता है। तीसरी है विद्यार्थियों प्रवेश और बहिर्गमन की यहाँ पे स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि कोई भी फर्म है वो प्रवेश करना चाहती है, उत्पादन करना चाहती है, वो आ सकती है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यदि फर्म छोड़कर जाना चाहती है, उत्पादन नहीं करना चाहती, जैसे एक किसान है वो गेहूं बोना चाहता है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं हो, कितना भी गेहूं है वो बो सकता है। और यदि उसको ये लगता है कि मैं गेहूं नहीं बोऊं तो भी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसको गेहूं ही बोना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर फर्में हैं वो प्रवेश भी कर सकती हैं और बहिर्गमन भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान दें कि प्रवेश फर्में तभी करती है किसी भी व्यवसाय के लिए या उत्पादन करने के दृष्टिकोण से जब यहाँ पर लाभ होता है। क्योंकि विद्यार्थियों अल्पकाल की जब स्थिति होती है तो फर्म जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है वो 3 स्थितियों से गुजर सकती है। असामान्य लाभ हो सकता है, उसको हानि हो सकती है और सामान्य लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों यहाँ पे ये तीनों ही घटनाएं अल्पकाल में तो लागू होती है, लेकिन दीर्घकाल में ये नहीं होती। दीर्घकाल में केवल और केवल एक फर्म है वो सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। वो इसलिए करती है कि अल्पकाल में यदि किसी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नई फर्में हैं वो उस लाभ से आकर्षित होकर प्रवेश करेंगी। क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, इसलिए वो आसानी से आके उत्पादन करने लगती है। जैसे ही वो उत्पादन करेगी तो ऐसी स्थिति में बाजार में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और फर्मों के जो लाभ हैं वो गिरने लगते हैं। क्योंकि जब अल्पकाल में किसी फर्म को हानि हो रही होती है या बाजार में हानि होती है फर्मों को, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी फर्में हैं वो उत्पादन को छोड़कर बाहर जाने लगती है और दीर्घकाल की समयावधि में न तो किसी फर्म को लाभ प्राप्त होता है और न ही कोई फर्म है वो हानि को उठा रही होती है। अर्थात उस अवस्था के अंदर केवल और केवल फर्म है वो सामान्य लाभ या शून्य लाभ के बराबर ही प्राप्त करती है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का फर्मों के ऊपर प्रतिबंध नहीं होता है। तीसरा है चौथा है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। अर्थात उस फर्म के लिए जो कि उत्पादन कर रही है उसमें प्रयोग में आने वाले साधन स्वतंत्र हैं, वो किसी भी फर्म में उत्पादन कर सकते हैं, किसी भी फर्म में काम कर सकते हैं, किसी भी फर्म को छोड़कर एक फर्म को छोड़कर वो दूसरी फर्म में जा सकते हैं, दूसरी फर्म को छोड़कर पहली फर्म में आ सकते हैं। उनपे भी किसी प्रकार का कोई न तो प्रतिबंध होता है और न ही उनके अंदर अगतिशीलता पाई जाती है। वो गतिशील है और वो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जिस भी व्यवसाय का वो चुनाव करेंगे, जिस भी फर्म का वो चुनाव करेंगे उसमें आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए वहां पे साधनों की गतिशीलता पाई जाती है। पांचवा है क्रेता व विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी। अर्थात क्रेता को भी मालूम है कि जो वस्तु इन फर्मों के द्वारा पैदा की जाती है उस फर्म का मूल्य कितना है, और संबंधित फर्मों को भी यह पता है कि बाजार में क्रेताओं की जो स्थिति है वो कैसी है। ऐसी स्थिति में यदि कोई फर्म अपने क्रेताओं से अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ाकर लेती है तो ऐसी स्थिति में चूंकि क्रेताओं को भी मालूम है कि बाजार की स्थिति कैसी है, उसके बारे में वो पूर्ण नॉलेज रखते हैं,
तो बढ़ी हुई कीमत को छोड़कर वो उससे कम कीमत देने वाली फर्म की वस्तुओं को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जो दूसरी फर्म होगी जिसने मूल्य को बढ़ाया है तो उसकी कोई भी वस्तु है वो बाजार में नहीं बिक सकती, क्योंकि सभी जो क्रेता हैं वो बाजार की पूर्ण जानकारी है उसको अपने पास रखते हैं। छठी इसमें विशेषता थी विद्यार्थियों की परिवहन की लागतों का यहाँ पे अनुपस्थित होती है। अब परिवहन की लागतें अनुपस्थित क्यों होती हैं, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर न तो उत्पादक को कोई चीज बाहर से लानी होती है और न ही क्रेता के सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है। अर्थात ये फर्में हैं वो विकेंद्रीकृत होती हैं, अर्थात पूरे देश में हर जगह पाई जाती है। हर जगह पाए जाने के कारण जितना उत्पादन उस फर्म के अंदर होता है उपभोक्ताओं को वहीं पर उस उत्पादन को बेच दिया जाता है, जिसके कारण उन फर्मों को किसी भी वस्तु को लाने और ले जाने का खर्चा वहन नहीं करना पड़ता है। अर्थात ऐसी स्थिति में यहाँ पर फर्मों के सामने किसी प्रकार की कोई परिवहन लागत है वो उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सातवां इसके अंदर है कि फर्म कीमत ग्राही होती है। ये विद्यार्थियों कल भी हमने चर्चा कर ली थी कि एक कोई फर्म है पूर्ण प्रतियोगिता में तो उस फर्म का कुल पूर्ति के अंदर योगदान है वो न के बराबर है या नगण्य होता है। यदि वो फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाकर या घटाकर कुल पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात उसके उत्पादन के द्वारा कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वो कीमत को प्रभावित करने में असमर्थ होती है। वह फर्म जब कीमत को अप्रभावित करने में असमर्थ होती है तो वो कीमत निर्धारित कर ही नहीं सकती। जो बाजार में कीमत निर्धारित होती है उद्योग के द्वारा, जैसा हमने कल कहा कि इन सब फर्मों को, ये छोटी छोटी जो फर्में हैं, इन सभी फर्मों को हम आपस में जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जिस मॉडल की बात करेंगे उसको हम उद्योग कह रहे हैं। तो उस उद्योग की अवस्था के अंदर उस उद्योग के द्वारा मांग और पूर्ति की जो साम्य शक्तियां हैं, जिसका अपन ने कल रेखा चित्र भी बनाया और उसके माध्यम से हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फर्म है वो कीमत ग्राही होंगी और किस तरीके से बाजार के अंदर या उद्योग के अंदर कीमतों का निर्धारण होता है। तो खुद एक फर्म है वो न तो कुल पूर्ति को जब प्रभावित कर नहीं सकती तो ऐसी स्थिति में कीमतें भी उससे प्रभावित नहीं हो सकती, अर्थात वो कीमतों की निर्धारक नहीं है। कीमतों का निर्धारक उद्योग है और उद्योग में जो कीमतें निर्धारित हो जाती हैं वही एक फर्म को माननी अनिवार्य होगी। ये बात उन पर निर्भर करती है कि ये फर्में उस निर्धारित कीमत पर, जो कि बाजार द्वारा निर्धारित की गई है, उस निर्धारित कीमत पर कितना उत्पादन करना चाहेगी। यदि ये कहें कि नहीं हमें ज्यादा उत्पादन करना है तो वो उस निर्धारित कीमत पर ज्यादा उत्पादन भी कर सकते हैं, और वो कहें कि नहीं हमें कम उत्पादन करना है तो वो कम उत्पादन भी कर सकती हैं। वो कहें कि नहीं हमें तो इस पे घाटा होता है, हम उत्पादन नहीं कर सकते, तो वो प्रवेश बहिर्गमन कर सकती हैं उद्योग से। किसी को उस निश्चित कीमत पर जो कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है उस पर प्रॉफिट दिखाई देता है, वो अधिक उत्पादन भी कर सकती है, प्रवेश भी कर सकती है, नया उत्पादन भी वो जारी रख सकती है। इसके बाद आती है विद्यार्थियों गलाकाट प्रतियोगिता। चूंकि यह पूर्ण प्रतियोगी है, बाजार की ये स्थिति इतनी प्रबल है कि इसके अंदर सारे के सारे जो उत्पादक होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिसके कारण इनके बीच में गलाकाट जो प्रतियोगिता है उसका निर्धारण होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो उत्पादक होते हैं उन उत्पादकों के बीच जो प्रतियोगिता पाई जाती है उसको हम गलाकाट प्रतियोगिता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक उत्पादक है वो प्रतियोगी होता है, प्रतिस्पर्धी होता है, और प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि इस कीमत पे मैं अधिक से अधिक उत्पादन बेच सकूं। उसके लिए वो अपना प्रयास करता है या उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करता है। इन विशेषणों के बाद विद्यार्थियों बात आती है कि क्या वास्तव में किसी जगह पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है? तो इसका जवाब है कि ये मात्र एक कल्पना है। जैसे प्रश्न हो सकता है कि जैसे शुरुआत में मैंने भी एग्जाम्पल दे दिया कि कृषि, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और कृषि के अंदर गेहूं का उत्पादन एक किसान कर रहा है, उसको हमने फर्म मान लिया।
लेकिन विद्यार्थियों, मानना और वास्तविकता दोनों ही चीजें अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं। यदि हम व्यवहारतः ये देखें, गेहूं के बारे में जानें या किसान के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में जानें, तो हम पाएंगे कि उनके द्वारा वस्तुएं दिखने में तो समरूप हो सकती हैं, कहने में समरूप हो सकती हैं, लेकिन वो क्वालिटी के अंदर समरूप नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर भी जो उत्पादक होता है, जो किसान होता है, वो अपने गेहूं को जो उत्पादित करता है, उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटियां अपने को बाजार में देखने को मिलती हैं। और इन्हीं क्वालिटियों के कारण वो अपने गेहूं के अंदर विभेद करने के अंदर सक्षम हो जाता है और वो अपनी वस्तु को श्रेष्ठ साबित करता है। यदि ये लक्षण भी यहाँ पर पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समरूप वस्तुओं की बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो उत्पादक है वो अपनी वस्तु में विभेद करने के अंदर सक्षम बन रहा है। तो विद्यार्थियों, जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है वह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पूर्णतः काल्पनिक है, व्यवहार में ये देखी नहीं जाती, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम इसका अध्ययन करते हैं तो उस समय अपन सामान्य रूप से अपने अध्ययन को समझने के लिए कुछ ऐसे सामान्य एग्जाम्पल जो कि उसके लगभग निकट हैं, जैसे गेहूं का हमने एग्जाम्पल लिया, वो लगभग निकट है क्योंकि गेहूं तो पैदा करते किसान ही कर रहा है, तो हम एग्जाम्पल स्वरूप ले सकते हैं। लेकिन यदि बात आती है क्वालिटी की या विभेदीकरण की, तो एक किसान है अपने ही खेत में दो प्रकार की क्वालिटी वाले गेहूं भी बो सकता है, तो दोनों क्वालिटी के भिन्न भिन्न होंगे तो उनकी का मूल्य भी भिन्न भिन्न होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसी जो बाजार के अंदर गेहूं की कीमतें निर्धारित हुई है तो वो एक किसी विशेष प्रकार के ब्रांड की, एक विशेष प्रकार के उत्पाद की वो कीमतें हैं, न कि उसके द्वारा जो वस्तुएं पैदा की गई हैं उसके द्वारा है। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर इतना अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल या गलत दवाइयों का इस्तेमाल करके हमने जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसान के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है वो पूर्ण रूप से प्रोडक्शन ही जहरीला हो रहा है। उसको बचने के लिए कुछ किसान हैं पैतृक या परंपरागत, जिसको हम कह सकते हैं, उन्हीं विधियों का इस्तेमाल लौट के कर रहे हैं या जैविक कृषि के माध्यम से कृषि करके अपने उत्पाद का उच्च मूल्य भी वसूलने के अंदर सक्षम है। यानी कि एक किसान है वो जैविक कृषि कर रहा है, उससे गेहूं पैदा कर रहा है, दूसरा किसान है वो उर्वरकों या कृत्रिम जो रसायन है उनके माध्यम से उत्पादन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैविक वाला है जो उत्पादन हुआ गेहूं दोनों ही जगह उत्पादित हुआ, लेकिन दोनों ही गेहूं की जो मूल्य है बाजार के अंदर वो भिन्न भिन्न लेने के अंदर एक जो भ्रम है या जो किसान है वो सक्षम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता है वो एकमात्र और मात्र काल्पनिक अवस्था है, इसका वास्तविकता से तो लेना देना नहीं है, लेकिन अपने अध्ययन को समझने के लिए ये अति आवश्यक कंडीशन है। इसी के साथ विद्यार्थियों ये लेसन भी यहीं समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन जो कि बाजार के अन्य रूप है उसको लेकर। विद्यार्थियों आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और इससे जुड़े रहें। आपके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो यहाँ पर उपलब्ध होगी और कोरोना या कोविड का ख्याल आप रखें, मास्क निरंतर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और बीच में पर्याप्त दूरी है वो बनाए रखें। तब तक धन्यवाद।